मिक्स क्वेश्चन में हम देखने लगे हैं पास्ट पेपर जिसमें है ऑटम 20 का सवाल। इस सवाल में आई 16 का नोट पूछा गया है जिसमें IS 23 और 20 की एडजस्टमेंट्स भी शामिल हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है ऑटम 20 का। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2020। यानी कि हमने नोट बनाना है 30/6/20 पे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम्स फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, हमने जितने भी एसेट होंगे इस सवाल में सबके ऊपर नोट बनाना है। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। 30 जून 2020। ओके, बैलेंस एज ऑन 30 जून 2019। हमने 20 का नोट बनाना है। इसका मतलब ये जो बैलेंस है ये ब्रॉड डाउन है 30 जून 2020 का। ओके, ये हमारे पास ब्रॉड डाउन 4 एसेट्स है मेरे पास, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड व्हीकल। इसका मतलब मैं चारों के फॉर्मेट्स बना लूंगा। सब में मेरे पास कॉस्ट, रिवैल्यूड अमाउंट्स, डेप्रिसिएशन, सरप्लस, डेप्रिसिएशन का मेथड और यूजफुल लाइफ है। सबसे पहले ये जो डाटा जहां जहां पे पुट हो सकता है वहां पे पुट कर लेते हैं। ये मेरे पास लैंड का, लैंड के लिए आ गया, ये बिल्डिंग के लिए आ गया, वर्किंग 1, वर्किंग 2 लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, और ये मेरे पास सारा फॉर्मेट है। मैं वापस चलता हूँ। इसी तरीके से मैं प्लांट का फॉर्मेट बना लेता हूँ। वर्किंग 3 हो गई। मैं वापस चलता हूँ सवाल पे। फिर मैं व्हीकल का बना लेता हूँ। ये मेरे पास व्हीकल का वर्किंग आ गई। नेक्स्ट, ये रुपीज एंड लैक्स है। क्योंकि रुपीज इन 1000 ऑलरेडी की हुई है तो मैं यहां से मजीद 1000 हटा दूंगा तो ये 6 डिजिट्स हैं बेसिकली। 6 डिजिट्स हैं। ओके, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए हमारे लिए। ये हमारे पास चारों के फॉर्मेट आ गए। सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर लेते हैं, फिर एक एक एसेट को पकड़ेंगे और उसको क्लोज कर लेंगे। सबसे पहले मेरे पास लैंड 1000 का ओपनिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, सरप्लस भी नहीं। ये मेरे पास आ जाएगा 1/7/19 पे ब्रॉड डाउन। कितना है जी? ये है 100। डेप्रिसिएशन कोई नहीं है, 100। मैं आगे चलता हूं। फिर मैं देखता हूं बिल्डिंग 70, 14 और 16। 70 उसकी कॉस्ट है, 1/7/19 पे ब्रॉड डाउन 70, 14 उसकी डेप्रिसिएशन है, 56 हो जाएगा, और 16 रिवोल्यूशन सरप्लस है। ये ओपनिंग डिटेल आ गई। देन मैं चलता हूँ प्लांट पे 180 और 60, सरप्लस नहीं, 180 और 60। 1/7/19 पे ब्रॉड डाउन 180 और 60, 20, इसका सरप्लस कोई नहीं। देन मैं आता हूँ व्हीकल पे 8.8 और 4। 1/7/19 पे ब्रॉड डाउन 8.8, 4, ये हो जाएगा 4.8। इस तरीके से यहां पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहां तक वो मैंने पुट कर ली। अब हर एसेट के ऊपर जाके मैं ये लिख लेता हूं ताकि मुझे पता हो। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है, नहीं होती, हमें पता है। बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड है और 20 साल उसकी लाइफ है, इसकी लाइफ इन्फिनिट है। इन्फिनिट, ये डाटा आ गया जो ओपनिंग से मुझे मिला है। नीचे स्ट्रेट लाइन और 20 साल, स्ट्रेट लाइन और 20 साल, ये इसका डाटा है। ये आप वैसे वर्किंग के आगे ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो। देन मेरे पास प्लांट है, स्ट्रेट लाइन और 15 साल। प्लांट है जी, स्ट्रेट लाइन और 15 साल।
देन मेरे पास है जी व्हीकल रिड्यूसिंग बैलेंस और 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस और 20%। ये मुझे डाटा हेल्प करेगा जब मैं इनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, ये मैंने सबके फॉर्मेट बना के ओपनिंग बैलेंस पुट कर लिया। अब मुझे पता है कि मैंने अपना एक एसेट पकड़ना है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पढ़नी है और उसको हल करना शुरू कर देना। मेरे पास अब 4 एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, व्हीकल है। सबसे पहले मैं पकड़ लेता हूँ लैंड को। लैंड से रिलेटेड ये स्टेरिक लगा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैड बीन चार्ज टू पी एंड एल अपॉन प्रीवियस रीवैल्यूएशन। इसका मतलब है कि 12 मिलियन की जो रीवैल्यूएशन है, प्रीवियस रिवॉल्यूशन के ऊपर 12 मिलियन पी एंड एल को चार्ज किया गया। प्रीवियस रिवॉल्यूशन के ऊपर लैंड की 12 मिलियन प्रीवियस चार्ज किया गया। ओके, ये हमने लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे लैंड से रिलेटेड क्या, एक एक एसेट को पकड़ेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। ऑन 30 जून 2020 रिवैल्यूड अमाउंट, लिए लैंड आ गया, लैंड और बिल्डिंग की यही है। इसका मतलब इस पे मैं लिख लेता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। इस तरह के सवाल को मैं अटेम्प्ट करने का मैकेनिज्म बता रहा हूँ। दूसरी एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग की है, सेटअप ऑफ अ प्लांट, ये प्लांट की है। चौथी ऑन वन ऑफ द व्हीकल, ये व्हीकल की है। पांचवी, HL uses cost model for subsequent measurement of property plant and equipment except for land and building। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग रिवोल्यूशन मॉडल पे है, रिवोल्यूशन मॉडल है, ये रिवोल्यूशन मॉडल है। क्यों? अगर मेरे पास मल्टीपल एसेट्स हैं और इस तरह से मैं इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट नहीं करता तो मैं फंस जाऊंगा। और बाकियों पर कॉस्ट मॉडल है। ओके, प्लांट पे भी कॉस्ट मॉडल है और मेरे पास व्हीकल पे भी कॉस्ट मॉडल है। वापस चलते हैं सवाल पे। HL अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, और ट्रांसफर करता है मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। ओके, HL डिडक्ट्स गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट। ये गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट है, जहां पे गवर्नमेंट ग्रांट होगी वहां पे हम ये ट्रीटमेंट लगाएंगे। इसका मतलब है मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग की एक ही एरिया है, प्लांट का एक एरिया है, व्हीकल का एक एरिया है, जहां पे ग्रांट आएगी वहां पे इसको अप्लाई कर दूंगा। इस तरीके से मेरे पूरे सवाल का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाता है। मैं एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और लैंड एंड बिल्डिंग का वर्किंग नोट कंप्लीट कर दूंगा, एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, प्लांट का वर्किंग नोट कंप्लीट कर दूंगा, एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, व्हीकल कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ यहाँ पे नीचे ग्रांट है, जहां पे ग्रांट आएगी वहां पे ये पॉलिसी अप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से कर लेना जरूरी होता है बड़े सवाल में। प्लस ये चीज जो मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिखी है, दूसरा क्योंकि ये मैं वर्किंग बना रहा हूं तो इस तरह की चीजें मैं लिख लूंगा, तो जब मैं वर्किंग नोट पे होऊंगा तो मुझे बार बार सवाल में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये पैटर्न होता है कि बड़े कम्प्लेक्स सवालों को कैसे ब्रेक करके उन पे काबू पाना है। अदरवाइज तो ये जाइंट है सवाल, इस सवाल को आप देखेंगे आपकी हालत टाइट हो जाएगी, यार 4 एसेट है क्या करना होगा इसमें पता नहीं। अब मुझे पता चल गया है मेरे पास 4 एसेट्स हैं, 3 एडजस्टमेंट है, एक में लैंड एंड बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन है, एक में प्लांट की, एक में व्हीकल की। सबसे पहले मैं लैंड एंड बिल्डिंग को पढ़ता हूं और इसको कंप्लीट करता हूं। ऑन 30 जून 2020, इसी साल के एंड पे वो कहता है रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग वर असेस्ड बाय स्मार्ट कंसल्टेंट 120 मिलियन। स्मार्ट कंसल्टेंट ये याद रखना है क्योंकि हम इसको नोट में यूज करेंगे कि रीवैल्यूएशन किस कंपनी ने की है। 120 मिलियन, पहले लैंड को पकड़ लेते हैं जी 120 मिलियन, फिर हम आ जाएंगे बिल्डिंग के ऊपर 35 मिलियन। लैंड 120 मिलियन 30 जून 2020 पे। अब जब हम लैंड पे करें, डेप्रिसिएशन तो होनी नहीं है, तो सीधा सीधा हम रिवॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन होती तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते, वो तो है नहीं क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। 120 हमारे पास फिगर है, 120 मैंने इसको उठा के यहाँ पे लाना है तो मुझे 20 बढ़ाने पड़ेंगे। अब रिवॉल्यूशन मॉडल क्या कहता है, डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करो, वो है नहीं। अब डेप्रिसिएशन है नहीं, अगर होती तो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते,
एसेट क्रेडिट कहते हैं। इस एसेट में डेप्रिसिएशन ही नहीं है तो वो इग्नोर हो जाएगा, एसेट डेबिट हो जाएगा, सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। सरप्लस है तो लॉस देखना है, लॉस है तो सरप्लस देखना है। पहले लॉस पड़ा हुआ है, बाकी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सरप्लस में। तो मजे की बात है कि 30 जून 2020 तक हमारे जो लैंड की ट्रीटमेंट है वर्किंग नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी जो लैंड का वर्किंग नोट है ये कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास था 35 बिल्डिंग का। अब इस पे स्ट्रेट लाइन है, 20 साल है। इसका मतलब मुझे पहले डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ से एसेट पड़ा हुआ है। कैरिंग अमाउंट कैसे होगी कि जितना टाइम गुजर गया उसकी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा पहले, देन मैं कैरिंग अमाउंट पे पहुंचूंगा, फिर उसको मैंने फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है। मेरे पास क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट मेरे पास 70 है, हमेशा 70 थी, 20 साल है, तो ये मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन। अब सवाल ये होता है, ये सरप्लस है 16, इसको किस पे डिवाइड करना है। ये हमें देखना पड़ेगा कि जब सरप्लस आया था तो उस वक्त रिमेनिंग लाइफ कितनी थी। उसका सबसे खूबसूरत तरीका है WDV को कॉस्ट पे डिवाइड करें, मेरे पास आंसर आ जाएगा कि ये 80% है। WDV इस वक्त 80% है, 20 साल लाइफ है। इसका मतलब अगर WDV 80% है तो ये भी 80% है। मैं इसको ग्रॉस अप कर लूंगा 80%, तो ये मेरे पास आंसर बनेगा, ग्रॉस अप करता हूं 20। इसका मतलब जब सरप्लस आया था उस वक्त 20 था। 16 को मैं सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके रिटेन अर्निंग में ले जाता होता हूं। अब यहाँ पे चूंकि हम किसी एक साल पे खड़े हैं, हमें ये नहीं पता कि 16 को किस लाइफ पे डिवाइड करना है, क्योंकि इसकी तो कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल है। इसको मैंने रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3.5, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये तो मेरे पास सीधी सीधी कॉस्ट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है और उस पे मेरे पास एक फिगर आ रही है, उसको मैं रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है डेप्रिसिएशन का। अब ये जो 20 साल भी कैसे आई, ये यहाँ पे गिवन है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त हम एक डेट पे खड़े हैं, 1/7/19 पे। 1/7/19 पे खड़े हैं तो इस वक्त रिमेनिंग टाइम कितना है, या इस वक्त जो मेरे पास सरप्लस आया है, जब सरप्लस आया होगा उस वक्त रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी और कितनी इसमें से निकल के रिटेन अर्निंग में चली गई है। इसका मतलब इसको हल करने के लिए हमें जब सरप्लस आया था उस वक्त कितनी लाइफ थी ये देखना होगा। उसका मैंने तरीका बताया कि नेट बुक वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करें, क्योंकि इस डेट पे यही डाटा हमारे पास। मेरे पास आ गया 80%, इसका मतलब ये 80% है। 80% पे इसको डिवाइड करूंगा तो ग्रॉस अप, इसका मतलब ये 20 थी। 20 सरप्लस आया था और 20 लाइफ थी। 20 सरप्लस आया था तो 20 लाइफ थी। इसका मतलब 4 साल हो गए हैं इसको चार्ज होते हुए, नंबर 1। नंबर 2, यही काम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर 20 साल लाइफ थी, 4 साल हम डेप्रिशिएट करते हैं 3.5 को, तो वो 14 ही बनती है, हमारा क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे एक इधर से निकलेगा, एक मेरे पास रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। 52.5, ये हमारे पास 20 रिवॉल्यूशन सरप्लस आ गई। जब सरप्लस आएगा उस वक्त 20 होगी और हमारे पास लाइफ 20 है, तो 20 पे डिवाइड करेंगे। मैंने सरप्लस के बारे में कहा हुआ है, या तो टोटल को टोटल पे डिवाइड करें, नंबर 1, या जो गिवन है उसको रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ है। तो रिमेनिंग लाइफ भी मुझे नहीं पता थी,
20 जब मेरे पास लाइफ है और ये 20 सरप्लस था, आज 16 पड़ी है, तो 4 साल हो गए होंगे चार्ज होते हुए। इस तरीके से भी एक आएगी। तो सरप्लस को लेकर ये देखना है कि भाई अगर सरप्लस है किसी एक खास डेट पे, जैसे इस डेट पे, तो इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने उसका तरीका बताया कि उस डेट पे आप WDV को वैल्यू पे डिवाइड करें तो आपके पास एक परसेंटेज आएगी, उस परसेंटेज को यूज करके इस सरप्लस को ग्रॉस अप करना, ये ग्रॉस अप हो गया, और आप आपके पास टोटल लाइफ पड़ी हुई है, इस पे आप डिवाइड करेंगे। यानी कि 30 जून 2019 पे मैं पहुंच गया हूं, मेरे पास WDVs आ गई हैं। अब 30 जून 2019 पे मेरे पास 30 जून 2019 में मेरे पास क्या है, रीवैल्यूड अमाउंट, दैट इज 35। मैंने इसको उठा के यहाँ पे लाना है, 17.5 कम करने होंगे। इसका मतलब नेट रिप्लेसमेंट मेथड लगाना है मुझे, डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, जितने से एसेट कम हुआ एसेट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट। लॉस है, लॉस है तो पहले देखना सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, सरप्लस है तो पहले देखना लॉस कितना पड़ा हुआ है। 15 मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, बाकी मेरे पास चला जाएगा कहाँ पे, रिवैल्यूएशन लॉस में। नहीं, 17.5 है तो ये 2.5 बनेगा, 15 यहाँ पे चला गया, 2.5 बाकी बच गया। तो सरप्लस आता है तो पहले लॉस को देखते हैं, लॉस आता है तो पहले सरप्लस को देखते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस में 2.5 आ गया, और सरप्लस हमारा 15 पड़ा हुआ था, ये हमारा एडजस्ट हो गया। तो 30 जून 2019 तक हम बिल्डिंग के केस में भी पहुंच गए, इसका मतलब इसका वर्किंग नोट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं ऑनवर्ड, सवाल पे आते हैं। हमारे पास तीसरा एसेट है प्लांट। अगली एडजस्टमेंट पे जाते हैं। प्लांट के बारे में वो क्या कहता है, वो कहते हैं सेटिंग अप अ न्यू प्लांट वाज कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2019 एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड 29 फरवरी। 1/7/19 को शुरू हुआ, 28 फरवरी 20 को कंप्लीट हुआ। प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज किस दिन है, यह 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब है इस टाइम लाइन को हम यूज करेंगे डेप्रिसिएशन में। ओके, 1 अप्रैल 2020 को ये अवेलेबल फॉर यूज हुआ एंड इमीडिएटली पुट इनटू यूज। ठीक है, यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड 10 ईयर्स। इसकी जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ प्लांट की, वो 10 साल है। डिटेल ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड, पहली पेमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी। कॉस्ट ऑफ द प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस जनरल बोरिंग है, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस जनरल बोरिंग है, विद अ लिमिट ऑफ 200 मिलियन, 200 मिलियन इसकी लिमिट है। कैरिंग मार्कअप ऑफ 12% इसका रेट है। गवर्नमेंट ग्रांट, यहीं पे ही ग्रांट मिली है 20 मिलियन, और इसकी पॉलिसी हमें पता है। इसका मतलब मैं इस एडजस्टमेंट को इसके साथ लिंक कर सकता हूँ, पॉलिसी क्या है, 20 मिलियन की हमें ग्रांट भी मिली है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे I-23 अप्लाई करना पड़ेगा, और चूंकि ये जनरल बोरिंग है तो डायरेक्ट जनरल बोरिंग अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक ही लोन है, एक ही रेट है, तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो जो पेमेंट्स ये वाली यूज हुई है, इसको मैं 200 मिलियन से पे करूंगा और उस पर इंटरेस्ट 12 मिलियन यूज करूंगा। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे ये लाइन बड़ी अहम है, ग्रांट अमाउंट वाज यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ रनिंग फैसिलिटी। जो 20 मिलियन आया, कि हम 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमने इसको ये इंटरेस्ट कम करने के लिए यूज किया। हमारी पॉलिसी क्या है ये। अब इसको अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो हमारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम अपना पेमेंट स्केड्यूल बनाएंगे, रुपीज एंड लैक्स है। ठीक है, सबसे पहली पेमेंट 1 अक्टूबर, 1 अगस्त, 1/8/19 को हुई कॉन्ट्रैक्टर को। कितनी है जी, ये 12 है, 12।
देन अगली पेमेंट 1 अक्टूबर 19 को 48 है, 1 अक्टूबर 19, अक्टूबर नवंबर, 1 अक्टूबर को 48 है। देन हमारे पास अगली पेमेंट है 29 फरवरी 2020 को, 29 फरवरी 20 को, ये भी 48 है। देन हमारे पास अगली पेमेंट है 31 जुलाई 20 को, और ये 12 है। 31 जुलाई 20 को, और ये क्या है, 12 है। ये हमने सारी इंफॉर्मेशन उठा के पुट कर दी। कहाँ पे हमने ये पुट कर दी है, पेमेंट स्केड्यूल में। अब मुझे पता है कि एक ही लोन है, उसका कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। मुझे पता है अगर लोन एक से ज्यादा होते तो मुझे कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ता। जब एक रेट होता है तो वही परसेंटेज मैं यूज करूंगा। अब मैं देखता हूं टाइम लाइंस को सवाल में। उसने कहा थी 1 जुलाई को शुरू हुआ, 29 फरवरी सॉरी, 29 फरवरी को ये कंप्लीट हुआ। 1 जुलाई से 29 फरवरी, यानी कि ईयर एंड से पहले मेरा ये एसेट कंप्लीट हो गया है। तो जो जो पेमेंट आती जाएगी मैं उसको यूज करता जाऊंगा। पहली पेमेंट स्केड्यूल से मैं देखूंगा, पहला मैंने यूज किया है 12 मिलियन। किस डेट को, 1 अगस्त को। अब ईयर एंड या कंप्लीशन डेट, जनरल बोरिंग्स हम ईयर एंड या कंप्लीशन डेट तक देखते हैं। कंप्लीशन डेट पहले है 29 फरवरी 20। फिर मैंने यूज किया अगली 1/10/19 को, 48 29 फरवरी 2020। तीसरी 29 फरवरी, 29 फरवरी 20, 29 फरवरी 20। और ये कितनी है, 48। इसका मतलब ये तो वैसे ही जीरो बन जाएगा, और इससे आगे वाला तो ऑलरेडी जीरो ही है क्योंकि हमारी कंप्लीशन डेट आ गई। डन हो गया। ओके, दो, ये मेरे पास जीरो हो गया। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे टाइम जीरो है, इनको मैं देख लेता हूँ ये मेरे पास कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 7 महीने। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 महीने। रेट है 12%, रेट है 12%। पहले को मैं हल करूंगा, ये मेरे पास आ रहा है 0.84। दूसरा मेरे पास आ रहा है 2.4। ये मेरे पास दो चीजों का आ गया इंटरेस्ट। अब उसने एक चीज कही थी कि ये जो ग्रांट मिली है मुझे 20 मिलियन, इसको मैंने यूज करना है जो रनिंग फाइनेंस मैंने लिया हुआ है। अब इसको मैं अगर यूज करता हूं तो मेरा 12% इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। जितना मैं पे करता हूँ, कितना मेरे पास 20 मिलियन है, मैं 20 मिलियन पे करूंगा तो मेरा 12% सेव हो जाएगा। सवाल ये कि मैंने ग्रांट कब ली है, 1 जनवरी 20 को। मैंने जो कैलकुलेशन की है इसी में से 20 मिलियन को मैं यूज करता हूं कि मैंने 2 मंथ यूज की है और मेरा 12% सेव हो जाएगा। 12% सेव हो जाएगा तो ये मेरा बन रहा है 2.84। ये मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि ये मेरी कॉस्ट लगनी है। मुझे ग्रांट कब मिली, 1 जनवरी को। 2 महीने का मजीद प्रोजेक्ट है, 2 महीने का इंटरेस्ट मैं सेव करूंगा। तो मैं रनिंग फाइनेंस को अगर पेमेंट कर देता हूं तो मेरे पास 2 महीने का इंटरेस्ट बच जाएगा। मैं उसकी कैलकुलेशन करके इसको माइनस कर दूंगा, तो नेट मेरे पास कितना ये आ जाएगा। नहीं, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 20 के ऊपर 12% डिवाइडेड बाई 12 × 2, ये 0.4 है, 2.84 नहीं है, ये 0.4 है। अब 0.84 जमा 2.4 माइनस 0.4, ये मेरे पास टोटल इंटरेस्ट जो आ गया जिसको मैंने कैपिटलाइज करना है, दैट इज 2.84। अब चूंकि ये एसेट कब कंप्लीट हुआ था, 1 अप्रैल को ये कंप्लीट हुआ, मैं इसकी
कॉस्ट बनाऊंगा 1 अप्रैल 20 पे। इंटरेस्ट जिसने कैपिटलाइज होना है वो तो है 2.84। अब मजे की बात, ये मैंने सारी पेमेंट्स करनी है कॉन्ट्रैक्टर को। इसका मैंने बताया हुआ था कि जितनी पेमेंट्स हैं 12, 48, 48, 96 और 24, 120, ये CWIP में चली जाती हैं। 120 सब CWIP में चला गया, 2.84 भी CWIP में चला गया, प्लस ये इंटरेस्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो गई। 20 मिलियन एसेट की कॉस्ट पे पहुंचने के लिए हमने ये पॉलिसी अप्लाई करनी है। अब एक सवाल ये भी आता है कि एक पेमेंट तो मैंने 31 जुलाई को करनी है, पेमेंट करनी है, तो एसेट डेबिट करके पेबल क्रेडिट करूंगा, ये मैं पेबल क्रेडिट करूंगा। तो एसेट तो मेरा डेबिट होगा, इसलिए मैंने एसेट डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ये आ गया। और ये IS 20 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट एसेट पे पहुंचने के लिए आपने इसको लेस करना है, तो ये मेरे पास होगी 102.84। CWIP 1/4 को जब कंप्लीट हुआ तो CWIP कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसेट में। तो 102.4 का मेरे पास एसेट आ गया। पेमेंट स्केड्यूल आगे इसलिए कंप्लीट नहीं किया क्योंकि ये सारा यहीं से पे हुआ है। अगर स्पेसिफिक बोरिंग होती तो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी कैलकुलेट करते इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। क्योंकि ये जनरल बोरिंग से पे हुआ है तो ये सारी जनरल बोरिंग आ जाएगी। इसका यूज, स्केड्यूल को यूज करके मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, और 20 मिलियन जो मैंने ग्रांट ली है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की पेमेंट करने के बाद मेरा ये 2 महीनों का इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, जिसको मैंने लेस कर दिया। ये मेरे पास इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई, ये टोटल कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो गई, और 20 को मैंने लेस कर दिया एज पर IS 20। अगेन मैं बता दूं कि ये 120 से ऐसे डेबिट होगा, जो पेमेंट आपने नहीं की वो आपके पेबल में आ रही होगी, बट वो आपका एसेट डेबिट कर चुकी होगी। तो 102.84 से मेरा एक एसेट ऐड हो जाएगा कहां पे, प्लांट में। अब ये मेरे पास एसेट आ गया 1/4/20 पे, मेरी एडिशन हुई 102.84, 102.84, 60, 102 और 120, 222.84, और 180 और 102, 282.84। इसका कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 15 साल इसकी लाइफ है। 30/6/20 पे मैं डेप्रिसिएशन करूंगा। अब डेप्रिसिएशन एक मेरे पास 180 है, 180 है, उसकी लाइफ है 15 साल। एक है 102.84, इसकी लाइफ हमने सवाल में लिखी थी 10 साल। ये मैं यहां पे लिख दूंगा, प्लांट 10 ईयर्स। तो ये मेरे पास है लाइफ 10 साल। अब ये 1/4 को आया है, तो चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, 3 महीने हो जाएंगे। ये मेरे पास 282.84। डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएंगी 2। 180 को 15 पे डिवाइड करूंगा तो 12। 102.84 को 10 पे डिवाइड करके 3/12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगी 2.57। 14.57 आ गया तो 74.57। 14.57 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 208.27, और P&L में डेप्रिसिएशन आ जाएगी 14.57। इस तरीके से हमारी प्लांट की वर्किंग भी कंप्लीट हो जाती है। याद रखिएगा, जब ये कोई एडिशन आएगी उसकी एक डिफरेंट टाइम लाइन होगी, उसकी अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जो ऑलरेडी चल रहा है उसकी अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, जिस तरीके से हमने किया। ये 100% बोरिंग कॉस्ट अप्लाई हुआ यहाँ पे 20 मिलियन। एग्जैक्टली हमने इस तरह के एक पास पेपर भी किया है कि अगर हम उसको यूज करते हैं तो उससे मैं कितना बेनिफिट होता है। जाहिर है मैं इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर कर रहा हूँ, इसको पे करके मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट अवॉइड होगी, तो वही कैलकुलेशन करके मैं इसको लेस कर दूंगा, मेरे पास नेट करके फिगर आ गई। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर की सारी पेमेंट्स, एसेट डेबिट, पेमेंट कर दिया तो कैश, पेमेंट नहीं की तो पेएबल,
CWIP इसमें इंटरेस्ट ऐड किया, ये IS-20 उसने पॉलिसी दी थी कि एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करें, तो मेरे पास एसेट आ जाता है 120 का, जिसको मैंने 1/4/2020, क्योंकि ये अवेलेबल फॉर यूज हो गया था इस दिन, इसको मैंने CWIP से उठा के एसेट बना दिया 102.84। इसकी लाइफ है 10 साल। हमने इसकी अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। इस तरीके से हमारा ये एसेट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, अगले एडजस्टमेंट पे, जो कि है व्हीकल के बारे में। व्हीकल, वन ऑफ द व्हीकल हैड एन इंजन फेलियर 1 जनवरी 2020 पे, and its engine had to be sold as scrap for 0.1 million. Vehicle had been acquired on 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 पे हमने इसको खरीदा था एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 मिलियन। 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू इट्स इंजन। व्हीकल हमने इतने की खरीदी थी, 40% इसका इंजन था। दो द इंजन ऑफ द सिमिलर कैपेसिटी वाज अवेलेबल, ये अवेलेबल है। द ओल्ड इंजन वाज रिप्लेस किससे किया है? ऑन 1 जनवरी 2020 विद हायर कैपेसिटी, इससे हमने रिप्लेस किया। इसका मतलब जो आने वाला न्यू एसेट है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 1.8 मिलियन। हम नए एसेट को इस पे ऐड करेंगे और पुराने एसेट की WDV निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि वो एसेट डिस्पोज हो गया है। अब हमारे पास व्हीकल में इस इंजन की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन करनी है कि डेप्रिसिएशन कितने व्हीकल पे इनकर हुई है। पहले तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.5 मिलियन का मेरे पास एसेट है, 2.5 मिलियन। ओके, इसकी कॉस्ट है जी 2.5, 40% था इंजन, इसका मतलब ये हो गया 1 मिलियन। डन। उसके बाद किस दिन ये एक्वायर किया? 1 जनवरी 18 को। 1 जनवरी 18 से 30 जून 18, 1 जनवरी 18 से 30 जून 18, एक कॉस्ट है, एक कॉस्ट है जी। और प्लांट की अगर हम डिटेल देखें तो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। ओके, 1 इंटू 20% इंटू 6 महीने, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 0.1। देन हम आ जाते हैं 1/7/18 से 30/6/19, 1 इंटू ये पूरा साल है, ये मेरे पास आ गया। नहीं, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो मैं 1 में से अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, 20% अप्लाई करूंगा तो 0.18। किस दिन ये हमने रिप्लेस किया है? ये हमने रिप्लेस किया जी 1 जनवरी 20 को। ओके, 1 जनवरी 20 को। 1/7/19 से मैं 1 जनवरी 20 तक देखूंगा, तो अगेन ये 6 महीने, 1 माइनस 0.18 इंटू 20% इंटू 6/12, तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन है कि 0.072। तीनों डेप्रिसिएशन को टोटल करूंगा 0.352। ओके, मेरे पास कॉस्ट है 1, डेप्रिसिएशन है 0.352, कैरिंग अमाउंट है 1 माइनस 0.352, 0.648। दूसरा तरीका जो शॉर्टकट था कि मैं कॉस्ट पकड़ूं, 20% लाइफ है, पहली दफा 10% लगी तो 90% बच गई, दूसरी दफा 20% लगी तो 80% बच गई, तीसरी दफा फिर 10% लगी तो 90% बच गई। इसको अगर मैं यूज करूं तो ये भी मेरे पास डायरेक्ट यही आएगा। इसमें से अगर मैं इसको निकालता हूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
तो हमने बेसिकली यूज करना होता है ये शॉर्टकट। ये अलग भी कैलकुलेट करके वेरीफाई करवा दिया, यही फिगर आएगी। WDV डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करें तब भी यही आंसर्स आ रहे होंगे। अब हमें पता है हम एक एसेट डिस्पोज कर चुके हैं, हमने कब ये डिस्पोज किया है, एक एक पे। इससे पहले इस दिन तक हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें ये एसेट शामिल है। 8.8 WDV आ रही है 4.8 इंटू 20% इंटू 6/12 ताकि हम उस डेट तक पहुंच जाएं। ये डेप्रिसिएशन है मेरे पास। नहीं, ऐसे नहीं कर। एक एक 20 पे हम एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं इस साल की, दैट इज डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। क्योंकि जब मैं डिस्पोजल को निकालूंगा तो उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले चार्ज हो चुकी होनी चाहिए, ताकि मैं जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करूं तो उसमें उस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। इसको मैं चार्ज कर देता हूं। ये मेरे पास 4.072 आ जाएगा, 4.728 आ जाएगा और ये आगे चला जाएगा। अब एक एक 20 पे मैंने एसेट डिस्पोज किया। ये भी वर्किंग से है, नीचे वाली वर्किंग ये भी वर्किंग से है। कॉस्ट एक निकली, डेप्रिसिएशन 0.352 निकली। देखिए अगर ये डेप्रिसिएशन मैं एलिमिनेट करता और ये पहले चार्ज ना हुई होती तो अच्छी बात नहीं थी, इसलिए इसको पहले चार्ज कर लिया। WDV कितनी निकली, 0.0648। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन इसकी नहीं थी तो उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया। अगर रिवॉल्यूशन होती तो उसको भी कैलकुलेट करते कि इसकी कितनी रिवॉल्यूशन है जो ऊपर वाली रिवॉल्यूशन में पड़ी हुई है। तो मेरे पास अब नेट फिगर्स आ जाएंगी डिस्पोजल की। ये होगी 7.8, 3.72, 4.08। मैं एक एक 20 पे पहुंच गया। अब एक एक 20 पे ही नहीं, हाँ एक एक 20 पे ही मैंने एडिशन की है 1.8 की। मेरे पास नेट करके फिगर्स आ गई 9.6, 3.72, 5.88। अब मैं 30/6/20 पे डेप्रिसिएशन कर सकता हूं। डेप्रिसिएशन कैसे करूंगा, मैं जो डिस्पोजल करनी थी उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूं, उसको निकालने के बाद मेरे पास ये फिगर है 4.08। इसके साथ मैं करूंगा 20% और ये पूरा साल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने डिस्पोजल की है। इसको निकालता हूं तो जो बाकी अमाउंट बची हुई है वो पूरी है, ये पूरे साल की है। ओके, देन मेरे पास आ जाता है 1.8। इसके साथ मैं 20% करता हूं और ये है मेरे पास 6/12, 6 महीने का। तो ये 9.6 ही आ जाएगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 0.816, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 0.18। इन दोनों को ऐड करूंगा 996, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4.716, 0.996 लेस होगा तो ये 4.884 और यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं 30 जून 2020 तक व्हीकल के केस में भी पहुंच जाता हूँ। मेरा एक एसेट डिस्पोज हुआ, उसकी पहले मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फिर उसको निकालना है, कॉस्ट में से कॉस्ट को, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और नेट बुक वैल्यू में से नेट बुक वैल्यू को। देन मैंने एडिशन की एंट्री करूंगा। अब चूंकि मैं डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कर चुका हूं, देन उसको एलिमिनेट भी कर चुका हूं। तो एलिमिनेट करने के बाद जो मेरे पास एसेट बचता है वो पूरा है, जो पूरे साल रहा। फिर मेरे पास 1.8 नया आया जो 6 महीने रहा, उसकी मैं अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। दोनों को ऐड करके मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और P&L में ले जाऊंगा। तो हमारा 30 जून
2020 तक व्हीकल का एसेट भी पहुंच चुका है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? नोट बनाना था 30 जून 2020 पे। वन बाई वन एसेट को पकड़ते हैं। सबसे पहले नोट्स का फॉर्मेट बना लेते हैं। नोट्स के फॉर्मेट में याद रखिएगा, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, और मैं अपनी डेट भी यहां पे लिखूंगा। नोट में भी फॉर द ईयर होता है, बैलेंस शीट में सिर्फ एज एट होता है, नोट्स में फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर, कैश फ्लो में फॉर द ईयर, चेंजेस इन इक्विटी में फॉर द ईयर, सिर्फ बैलेंस शीट में एज एट। ओके, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम और फॉर द ईयर लिख दूंगा। अब मैं आता हूं अपने पहले एसेट पे। ये मेरे पास पूरा फॉर्मेट बन गया है। चारों एसेट यहाँ पे नोट कर लूंगा। पहला एसेट मेरे पास प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले मैं आता हूँ लैंड पे। अगर टाइमलाइंस की बात करें तो ये पूरी पूरी टाइमलाइन है, साल का शुरू और साल का एंड। ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 100। ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 100। देन साल के दरमियान ये मेरी रिवोल्यूशन सरप्लस की अमाउंट है 20। रिवोल्यूशन सरप्लस आ जाएगा 20। देन मैं लैंड एंड बिल्डिंग पे आता हूँ तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? ये 120 है। 120 मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग का आ गया। क्योंकि नोट बनाते हुए मैं कॉस्ट का जो टी अकाउंट है वो मैं यूज करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन। यहाँ पे सब नील है, सब यहाँ पे नील है, तो ऊपर 100 माइनस नील 100, 120 माइनस नील 120। ये मेरे पास आ गया लैंड। मैं मूव करता हूँ बिल्डिंग पे। पूरी पूरी टाइम लाइन है, ब्रॉड डाउन है मेरे पास 70। ब्रॉड डाउन मेरे पास आ गया 70। फिर मैं देखता हूँ साल के दरमियान क्या हुआ। साल के दरमियान 70 में से ये 35 माइनस हुआ तो ये 35 था। 35 रीवैल्यूएशन से माइनस हुआ है। 35 रीवैल्यूएशन से माइनस हुआ है। ये रीवैल्यूएशन से 35 माइनस हुआ है। फिर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 35। 35। इसका फिर मैं डेप्रिसिएशन का देखता हूँ। ब्रॉड डाउन कितना है? 14। ब्रॉड डाउन आ गया मेरे पास 14। 3.5 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। 3.5 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। देन 17.5 से रिवॉल्यूशन की वजह से डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हुई है। रिवॉल्यूशन की वजह से 17.5 एलिमिनेट हुआ तो ये हो जाता है नील। 70 माइनस 14 56। 35 माइनस नील 35। अगर आप देखें तो स्टार्ट पे 100 100 100 आ गया। एंड पे 120 120 120 आ गया। दूसरे केस में 70 माइनस 14 56 56 आ गया। फिर यहाँ पे 35 माइनस 0 35 आ गया। तो इस तरीके से भी ये क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। अब हम चलते हैं व्हीकल के ऊपर। व्हीकल में ब्रॉड डाउन मेरे पास है 8.8। व्हीकल में ब्रॉड डाउन है, नहीं ये क्या था? व्हीकल पे आ गया, मैं प्लांट पे आ जाता हूँ। ब्रॉड डाउन कितना है जी? 180। 180। वापस चलता हूँ। एडिशन हुई 102.84 की। एडिशन हुई 102.84 की। देन प्लांट पे चलता हूँ वापस। एडिशन हुई 102.84 और क्लोजिंग आ गया 282.84। 282.84 दरमियान में हो गया नील। देन डेप्रिसिएशन ब्रॉड डाउन 60 है, 60। देन दरमियान में 14.57 की डेप्रिसिएशन हुई।
14.57 की डेप्रिसिएशन हुई, फिर मेरे पास क्लोजिंग आ गया 74.57, 74.57। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 120, ये आपको 120 नजर आएगा। फिर मैं आता हूं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 208.27, यही आपको यहाँ पे नजर आएगा, दिस माइनस दिस 208.27। तो इस तरीके से हमारा प्लांट का नोट भी कंप्लीट हो जाता है। देन हम मूव करते हैं व्हीकल के ऊपर। व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस है 8.8, व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस है 8.8। देन एक का डिस्पोजल है, एक का डिस्पोजल है यहाँ पे, फिर 1.8 की एडिशन है, 1.8 की एडिशन है। देन क्लोजिंग है 9.6, क्लोजिंग है जी 9.6। फिर हम चलते हैं डेप्रिसिएशन पे। ओपनिंग है 4, ओपनिंग है 4, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 0.072, 0.072। देन डिस्पोजल की 0.352 माइनस हुई, 0.352 माइनस हुई, 0.352 माइनस हुई। फिर हम नीचे चलते हैं, फिर डेप्रिसिएशन हुई 0.996, फिर डेप्रिसिएशन हुई 0.996। मेरे पास फिर क्लोजिंग आ गया 4.716, 4.716। this minus this is equal to 4.8, this minus this is equal to 4.884। यही चीज हम यहां से भी देख सकते हैं, 4.8, 4.884। तो इस तरीके से जो मैंने वर्किंग नोट बनाए थे सारे उठा के मैंने यहाँ पे पंच कर दी। अब जब हम डिस्क्लोजर नोट बनाते हैं तो हम कुछ और चीजें लिखते हैं। इसका रिवोल्यूशन मॉडल, रिवोल्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट ये हमें पता है। यहाँ पे लाइफ थी इन्फिनिट, बिल्डिंग में, बिल्डिंग में कितनी थी जी, बिल्डिंग में है 20 साल, बिल्डिंग में 20 साल, प्लांट में 15 और 10 2 लाइफ हो गई, 15 और 10 ये भी याद रखना है, अगर दो एसेट हो तो उन दोनों की लाइफ मेंशन करनी है। और व्हीकल में कितनी थी, 20%, व्हीकल में 20%। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यहाँ पे कोई नहीं है, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन थे। नंबर 1। नंबर 2, फिर हम लिखते होते हैं कि किस कंपनी ने इसकी रिवोल्यूशन की थी। स्मार्ट कंसल्टेंट्स ने इसकी रिवोल्यूशन की थी, यानी कि रिवोल्यूशन किसने की थी, स्मार्ट कंसल्टेंट्स ने इसकी रिवोल्यूशन की थी, ये हम देते होते हैं। फिर हम देते हैं कि रिवोल्यूशन अगर ना होती, रिवोल्यूशन किस किस पे थी, इन दो एसेट्स पे। लैंड की क्या कॉस्ट होती, बिल्डिंग पे। अगर रिवोल्यूशन हम कैरी ना करते तो लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होती। अगर हम लैंड को सवाल में जाके देखें तो जब ये 100 का था, इस पे 20 चार्ज होने के बाद ये 100 का था। इसका मतलब अगर रिवोल्यूशन ना होती, रिवोल्यूशन लॉस हुआ था तो 112 का होता। अगर बाद में भी इस पे कॉस्ट इनकर ना होती तो 112 के रहता, यानी कि 112 का था, रिवोल्यूशन हुई, लॉस हुआ तो 100 पे आया, फिर रेवोल्यूशन सरप्लस आया तो 120 का हुआ। इसका मतलब ये मेरे पास एसेट 112 का होता। अगर रिवोल्यूशन ना होती तो लैंड 112 का होता। बिल्डिंग, हमारे पास एसेट अभी आ रहा है 70 का, इसको हमने ग्रॉस अप किया है, इसका मतलब ये 20 थी, इसमें से 20 निकाला तो इसकी कॉस्ट थी 50। 4 साल यहां तक डेप्रिशिएट हो गया, 1 साल और हुआ, 5 साल इसको अगर मैं डेप्रिशिएट करता हूँ
20 पे 1 साल की 2.5, 5 साल की 12.5, 50 में से 12.5 निकालूं तो ये 37.5 का होता। तो ये कितने का होता? 37.5 का। इस तरीके से हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये नोट बनाना है नंबर 1, ये 3 चीजें लिखनी है, ये चौथी चीज लिखनी है, ये 5वीं चीज लिखनी है। इस तरीके से हमारा नोट कंप्लीट होना है। लैंड एंड बिल्डिंग में इतना टेक्निकल चीजें नहीं थी। प्लांट में बोरिंग कॉस्ट यूज हुआ है, उसके साथ गवर्नमेंट ग्रांट, ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर उसने पैसे बचाने तो कैसे उसको यूटिलाइज करना है। फिर हमने एसेट को CWIP से एसेट में ले गए, एडिशन की, फिर हमने उसकी डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट की। देन व्हीकल में है, ये हम पहले भी एक पास पेपर में कर चुके हैं कि अगर एक एसेट डिस्पोज होता है तो उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है आज तक की, कैरिंग अमाउंट निकालनी है, और हमने इसको एलिमिनेट करना है। अब डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करने से पहले उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब इसको 3.352 को निकालो तो उसमें इस साल की डेप्रिसिएशन भी है, तो पहले वो चार्ज करें, फिर डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करें। देन हमारे पास एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट भी था कि नया एसेट, आने वाला एसेट की अगर फेयर वैल्यू गिवन है तो हम उस पे उसको यूज कर रहे होंगे, अगर पुराने एसेट की होती तो उसको यूज करते। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट 16, 36, 20, 23 से यूज हुए हैं, सवाई 40 को छोड़ के 4 स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे यूटिलाइज किए। तो इस तरीके से हमारा ये बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंप्लीट हो जाता है।